मोदी जी सत्ता में आने से पहले बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसे में तो अगर वो रोजगार देते तो आज 20 करोड़ रोजगार दे चुके होते, लेकिन अभी तक ये 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए। डबल इंजन की सरकार आप मांग करते हैं कि क्यों होना चाहिए। हमारा जो पहचान बनारस की है, अभी भी बहुत कुछ नहीं सुधरा है, लेकिन जो बदला है जाम की स्थिति से। वेरी बेसिक कि हमारा एग्जिस्टेंस इज एट स्टेक। इफ पानी हवा साफ नहीं रहेगी तो हम कैसे जिएंगे। फिर एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिक्स वो बहुत बाद में आती है। क्या हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसीलिए एडमिशन लिए थे कि यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद, यहाँ से पीएचडी होने के बाद हम पकोड़ा तलने की दुकान खोलेंगे। अभी ये लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं किस मामले में है? तो झूठ बोलने में, जुमलेबाजी में, बेरोजगारी में विश्व गुरु है हमारा देश। जो बीजेपी के अंधभक्त है, कहते हैं जो राम को लाए हैं वो हम उन्हीं के लाएंगे, लेकिन हम भी कहते हैं जो युवा के रोजगार लाएगा, महिला की बात करेगा, युवा की न्याय लाएगा और किसानों की बात करेगा, हम भी उन्हीं को लाएंगे। वो यही जब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि यदि मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं हूँ, तो इस हिसाब से तो उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए। वेलकम टू अनदर इलेक्शन शो। आज हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हैं और ये हमारा आखिरी शो है स्टूडेंट्स के साथ। इस पूरे इलेक्शन में आपने हमारी ये सीरीज़ देखी है, यूनिवर्सिटी सीरीज़, जिसमें हम स्टूडेंट्स के साथ स्टूडेंट इश्यूज़ की बातें करते हैं। केरला से, कर्नाटका से, वेस्ट बंगाल से, पटना से, लखनऊ से, और अब हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना ये सीरीज़ एंड करेंगे। इलेक्शन बनारस का होने वाला है 1 को, दैट्स द लास्ट 7th फेज़। और यहाँ पे हम पहले भी आए हैं असेंबली इलेक्शन के टाइम, BHU में हमने बातें करी थी। असेंबली इलेक्शन 2022 में बहुत मज़ा आया था यहाँ पे स्टूडेंट्स के साथ बात करने में, तो इस बार भी हम स्टूडेंट्स इश्यूज़ पे बात करेंगे। एक बड़ा इशू जो हम पिकअप करना चाहते थे पूरे इलेक्शन में, प्रधानमंत्री के जितने बयान आए हैं वो काफ़ी चर्चा में रहे हैं 3rd फेज़ ऑनवर्ड, चाहे वो मंगलसूत्र वाला बयान हो या हाल ही में वो वोट जिहाद वाला बयान है। तो इन बयानों को यहाँ पे स्टूडेंट्स कैसे देखते हैं, इस पर हम बात करेंगे और साथ ही में इनके इश्यूज़ क्या हैं उनकी भी बात करेंगे। अनफॉर्चुनेटली इस शो में कोई भी वुमेन स्टूडेंट नहीं है। हमने बहुत ट्राई करा कि कोई आए, लेकिन एक तो गर्मी बहुत है तो शायद इसलिए लोग आना नहीं चाहते हैं, और दूसरा हम नहीं, कोई भी वुमेन स्टूडेंट्स कैमरा पे बात नहीं करना चाह रही थी हमसे, तो सॉरी अबाउट दैट। वी हैव ओनली मेन। आई विल ट्राई एंड मेक अप फॉर द लैक ऑफ वुमेन। ये लोग सही वजह बताएंगे थोड़ी सी बातचीत में। और पहला शो हम लोगों ने इस इलेक्शन का रामपुर से शुरू किया था, जब हम रामपुर में स्टूडेंट के साथ थे, और उसके बाद इस दौरान हम साउथ में केरल, कर्नाटक, फिर हमारे तमाम अन्य रिपोर्टर्स देश के अलग अलग हिस्सों में थे, मैं बंगाल, बिहार होते हुए अब हम ये स्टूडेंट के साथ आखिरी शो यहाँ पर BHU में कर रहे हैं। आखिरी चरण है, जैसा मनीषा ने बताया। प्रधानमंत्री का अपना ये निर्वाचन क्षेत्र है, तो देखेंगे कि उनके जो बयान हैं, उनका जो कैंडिडेचर है, उसको लेकर लोग क्या समझते हैं। पिछले कुछ दिनों में 1, 2, 4 नहीं, तीसरे फेज़ के बाद से प्रधानमंत्री के ऐसे तमाम बयान हैं जिनको लेकर एक छवि थी प्रधानमंत्री की कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं। उस वक्ता वाली छवि भी एक तरह से कहें कि सवालिया निशान लगा है, क्योंकि सबसे ताज़ा जो बयान है जिस पर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है वो है कि उन्होंने मुजरा करें और इस तरह के इंडी गठबंधन वाले। और आज का पेपर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, तो उसमें देवरिया में उन्होंने बोला है कि जिहादी है जो है बॉर्डर के उस पार, वो सपा और कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं वोट जिहाद के लिए। तो आज का फ्रंट पेज भी तो एक तो ये है कि उनके हर बयान में एक चीज़ बार बार नज़र आ रही है। वो ये कह रहे हैं कि अगर इंडी गठबंधन, जो उनका कहना इंडिया गठबंधन आता है पावर में, तो वो आप लोगों की टोटी भी खोल ले जाएगा, आप लोगों के हिंदुओं को 2nd क्लास सिटीजन बना देगा, मुजरे वाली। इसी सब के इर्द गिर्द प्रधानमंत्री के इस बयान पर एक पहले हम शुरू करना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के इस बयान को आप लोग कैसे देखते हैं। आप जब देखेंगे ना, तो जो टेक्स्ट बुक की भाषा थी वो पहले आते थे, चाहे लोकसभा हो, चाहे दूसरे सदन हो, या फिर बातचीत के भाषण में जो शाब्दिक मर्यादा जो कही जाती थी ना, उसको लोग बरकरार रखते थे। लेकिन अभी का दौर ऐसा है कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो भाषा जो ट्रोल करते थे, जो IT सेल के लोग शेयर करते थे, आज वही भाषा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और उनके लोकल लीडरशिप में भी आ गया है। आप बताइए कि जो उस प्रधानमंत्री को ये बताना चाहिए था कि भाई 10 सालों में हमने क्या किया और अगले 5 सालों का क्या विजन होगा। हम युवा हैं, हमसे तो बहुत सारे वादे किए गए ना। 2014 से पहले का चुनाव तो हम ही पे केंद्रित था ना।
हम ही को कहा गया था ना कि 2 करोड़ नौकरी देंगे भाई तुम्हें, हम ही को कहा गया ना कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी में अच्छी पढ़ाई होगी और सस्ती भी पढ़ाई होगी, तुम कमज़ोर घर से आते हो, कमज़ोर परिवार से आते हो। हमारी माँ को वही कहा गया ना कि गैस सिलेंडर बहुत महंगे हैं, कम पे होगा। हमें ही बरगलाया गया था ना कि भाई डॉलर ये है, वैसा है, वैसा है। लेकिन आज उस पर बात करने के लिए, क्योंकि इनके पास कुछ नहीं है, ये बता नहीं सकते कि हमको कितना रोजगार मिला, ये बता नहीं सकते कि 30 लाख जो सरकारी वैकेंसी जो इंडिया गठबंधन के लोग लगातार कह रहे हैं वो वैकेंसी क्यों नहीं भरी गई, ये बता नहीं सकते कि RO, ARO, कांस्टेबल और तमाम सारे पेपर लीक हो रहे हैं। हमारे घर के जो दूसरे मेरे भाई थे जो सेना की तैयारी करने जाते थे, सुबह 4 बजे उठ के और दौड़ने लगते थे, जो अलग अलग आप कह सकते हो कि वो एक्सरसाइज करते थे, आज वो निराश है। और 1.5 लाख से अधिक लोग जिन्होंने तीनों सेनाओं में कोई किसी का प्री हुआ था, किसी का मेंस हुआ था, किसी का इंटरव्यू हो गया था, ऐसे वैकेंसी को ख़त्म कर दिया गया। तो ये आपके लिए एक बड़ा मुद्दा है। आप PhD किस में कर रहे हैं? मैं इकोनॉमिक्स में PhD कर रहा हूँ। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है पिछले 14-15 सालों में, आप देखेंगे कि PhD की जो नॉन JRF फेलोशिप है वो स्थिर है। पहले 2006 में 8,000 फेलोशिप थी हमारी, आज भी वो 8,000 ही हैं। आप बताइए, जो चाय 2 रुपये की मिलती थी ना, उसकी दाम आज 15 रुपये हो गए हैं। जो दुकानदारों की जो रेंट थे ना, वो पहले 5,000 थे, वो ऑन कैमरा बता रहे हैं कि वो रेंट 35,000 हो गया है। जो हॉस्टलों की फीस 8-850 थे ना, वो फीस जो है 5600 से 6,000 हो गया है। जब इतनी सारी महंगाई बढ़ गई है और फिर आप जो है लगातार फंड कट भी कर रहे हो। अभी UGC का जो फंड कट हुआ है 61%। बेरोजगारी के आंकड़े तो ऐसे है कि हम लोग डर जाते हैं कि भाई पढ़े कि नहीं पढ़े। घर वाले भी करते हैं कि भाई अब दूसरी चीज़ें देख लो कि ये मुश्किल पैदा कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो आप इन स्टेटमेंट से बिल्कुल प्रभावित हैं, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? बिल्कुल, छात्रों का कई समस्या इन्होंने बताया, उसमें से एक शोध का समस्या। मैं भी शोध का छात्र हूं, तो उससे मैं जूझ रहा हूं। और जैसे कि 2006 से और 2024 चला आया, उसमें शोध का वृद्धि नहीं हुआ, स्कॉलरशिप बढ़ा नहीं, वो 8,000 का 8,000 ही है। तो वो तो बढ़ना चाहिए। और जैसे कि आज के समय में क्या है कि जो मूल है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उधर खड़ी हैं प्रोक्टोरियल बोर्ड, कि छात्रों के लिए प्लेटफॉर्म नहीं है बात करने के लिए, वो अपनी बातों को रख नहीं सकते हैं। आज कोई बात होता है, एक छोटी सी बात थी, CGPA के लिए 3 दिन से बच्चे धरना बैठे हैं और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है और रोड उसके लिए बंद है। तो आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद जितने भी बड़े क्रांति हुए हैं, उसमें छात्रों का बहुत बड़ा भूमिका रहा है और वो लोग निभाए भी हैं। आज़ादी के पूर्व और आज़ादी के बाद, जैसे 75 का हुआ, 2011 हुआ, और भी तमाम आंदोलन थे, तो उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित होनी चाहिए। और ये सुनिश्चित पिछले कई सालों से इसको बंद किया जा रहा है, और इस प्रकार से बंद किया जा रहा है कि उनको बस D ग्रुप के घेरे तक रखना है, कि वो बस नारा लगाएं और हमारे मैसेज और हमारे ट्विटर ट्रेंड में हेल्प करें। तो ऐसा नहीं हो सकता है। और इसके प्रति प्रोटेस्ट पे आपको लगता है काफ़ी क्रैकडाउन हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आजकल इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो एक लंबा परिवर्तन होना चाहिए और छात्र इसके लिए सोच भी रहे हैं। जो छात्रों को पहले बताया जाता था कि छात्र संघ से नुकसान होता है, आज के समय में चपरासियों का संघ है, IAS-PCS का संघ है, डॉक्टरों का संघ है, सबका संघ है। फिर छात्र संघ से आपको क्या दिक्कत है? आप वहाँ बात कर रहे हैं महामना की बगिया, या देश की किसी यूनिवर्सिटी में जहाँ 100% लिटरेसी है, वहाँ पे 100% पढ़े लिखे लोग हैं, वो छात्र राजनीति नहीं कर सकते हैं। और आपको स्थिति ये आ गई है कि कई लोकसभा क्षेत्रों में नाचने गाने वालों को बुलाना पड़ता है, मुंबई से ढो के लाना पड़ता है। एक चीज ये कहा जाता है जैसे इस पे कि जो इस पर एक तर्क आता है कि आप लोग स्टूडेंट हैं, अपना पढ़ाई लिखाई कीजिए, क्योंकि सरकार बहुत सारा इन्वेस्ट करती है, अपना चुपचाप पढ़ाई लिखाई कीजिए और उसके बाद अपना नौकरी कीजिए, जॉब में जाइए, सेवा कीजिए इसका। उसको लेकर आप क्या कहेंगे फिर? इतना बड़ा सिस्टम है जहाँ 4 करोड़ लोग हर साल ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं और उसके बाद नौकरियाँ 1 लाख से कम है। हम कहाँ पढ़ाई लिखाई करके कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी बात रखने वाला है कौन? ये तो एक तरह से बताया जा रहा है कि आपको वंशवाद के चक्कर में लाया जाएगा। तमाम पार्टियां हैं, तमाम नेता हैं, हर पूर्वांचल में आप देखेंगे हर जाति का एक बड़ा नेता है और वो चाहता है कि मेरे ही परिवार के सभी लोग सदन में रहें। आप बड़े बड़े परिवारों का देख सकते हैं। अभी एक छोटा सा बयान आया राजभर जी का कि उन्होंने कहा कि कितना शर्मनाक बयान दिए कि अंबेडकर जी देश की रानियों का ऑपरेशन कर दिए। अंबेडकर जी देश के संविधान निर्माता हैं, हमको अब पता चला कि नहीं, वो डॉक्टर भी थे, ऑपरेशन भी करते थे। और वो कहते हैं, सीधे खुले तौर पे कहते हैं, अपने जाति को सीना ठोक के कहते हैं कि EVM से राजा पैदा होता है। हमारे संविधान में कि EVM से प्रतिनिधि हर निर्वाचन क्षेत्र से जाता है,
वो नाली, सड़क, खरंजा, न्याय व्यवस्था, हर व्यवस्था के लिए हमारी आवाज़ उठाएगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसलिए संविधान बनाया कि राजतंत्र खत्म हो, लोकतंत्र स्थापित हो। उस लोकतंत्र में जनता राजा है, जनता राजा है, प्रजातंत्र है। उसमें हम सेवक चुनते हैं, सेवक या प्रतिनिधि बोले हर निर्वाचन क्षेत्र से। और अभी कुछ लोग ऐसा जाति के नाम पे वो सोचते हैं कि हम राजा चुनेंगे, राजा बनाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम आपको समर्थन देंगे और आपको राजा बनाएंगे और आप दिल्ली रहेंगे और आपको ढूंढने के लिए हमको लालटेन लेके घूमना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी मिर्ज़ापुर में कल एक रैली की है, जनसभा की है। उसमें उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है और जो इंडिया गठबंधन है वो मुस्लिमों को आरक्षण देने की व्यवस्था करना चाहती है, इसलिए सरकार में आना चाहती है। और जबकि मैंने जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो पढ़ा, उन्होंने आरक्षण नाम की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लिखी है उन्होंने। जबकि उन्होंने ये लिखा है कि हम अल्पसंख्यकों को उनको अवसर देंगे शिक्षा में और जो जगहों पे उनको मौका दिया जाएगा। और उन्होंने एक और बयान कहा कि इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं वो सांप्रदायिक हैं। और एक बात और उन्होंने कहा कि वो नारी विरोधी हैं। हाँ। और नारी विरोधी हैं, जबकि मैं यहाँ BHU की बात कर रहा हूँ कि जब IT गैंगरेप हुआ था तो उसमें जो सबके सामने वो आया था कि जो बच्चे थे 3, वो IT सेल, BJP के IT सेल के बच्चे थे और उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई नहीं पता। लेकिन जो सबसे बड़ी शर्मनाक बात यह हुई कि BHU प्रशासन के द्वारा यह कहा गया कि जिन्होंने गैंगरेप के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है हम उन पे कार्रवाई करेंगे। ये यहाँ पे थोड़ा सा अपने दर्शकों को हम बता देते हैं कि ये जो घटना हुई थी यहाँ पर BHU में आज से 3-4 महीने पहले की बात है। BJP IT सेल बनारस के यूनिट के 3 युवक थे। उन लोगों ने यहाँ की एक छात्रा को जो अपने दोस्त के साथ थी उसको पकड़ा और उसके साथ गलत व्यवहार किया, उसके कपड़े उतरवाए, उनकी फोटो खींची, ये सब। एक तो आपका क्रिटिसिज्म है जहाँ मोटा मोटा तौर पे हम यहाँ पे भी आएंगे, लेकिन ज्यादा आप लोग एज स्टूडेंट्स खुश नहीं है ये बयानों से। लेकिन थोड़ा ये भी हमें एनालाइज करके बताइए कि इन बातों का, इन स्टेटमेंट्स का लोगों के आसपास क्या असर होता है। जैसे जब आप अपनी फैमिली में देखते हैं या आप अपने दोस्तों से बात करते हैं या आप घर जाते हैं, तो ऐसी भाषणों का लोगों पे क्या असर है? क्या वो उत्साहित होते हैं ऐसे भाषण सुन के, या आपको लगता है ज्यादातर लोग को पसंद नहीं आ रहा है? यहाँ पर हम लोग एक स्टूडेंट के तौर पर बैठे हुए हैं, तो स्टूडेंट के तौर पर अगर हम शिक्षित हैं तो कोई भी सरकार आएगी तो उनके जो है कोई भी सारे सरकार के सारे चीज़ सही नहीं होते हैं और सारे सरकार के सारे चीज़ गलत नहीं होते हैं। तो हम मुद्दों पर बात करें, ना कि ऐसे हम शिक्षित वर्ग के लोग हैं तो हम हवा में बात ना करके मुद्दों पर बात करें। कुछ सरकार की कुछ पॉलिसी सही होती है, कुछ पॉलिसी खराब होती है, तो पॉलिसीज पे बात करें। यहाँ आप देख लीजिए, मेरे भाई लोग ने पार्टी पॉलिटिक्स पे बात की, अब हम शिक्षा पे आते हैं। अब जैसे शिक्षा, BHU की शिक्षा, यहाँ पर सबसे पहले एक छात्र संघ होना चाहिए। छात्र संघ क्यों होना चाहिए इसलिए भी मैं बता देता हूँ। अभी जो है BHU के प्रशासन अपराधियों को संरक्षण दे रही है। अपराधी अपराध करते हैं और जिन पर अपराध होता है अगर वो आवाज़ उठाते हैं तो उनकी आवाज़ को गोली मार देंगे या तुम लोग ऐसे ही हो ये कहकर दबा दिया जाता है। साथ ही साथ जो अपराधी रहते हैं उनको संरक्षण देकर और कहा जाता है ये लोग बहुत अच्छे हैं, या तरह तरह की टिप्पणियाँ दी। अब न जाने वो राजनीतिक दबाव में दिया जा रहा है या यहाँ की तानाशाही BHU प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन BHU में एक छात्र संघ होना चाहिए। अगर कोई छात्र कुछ आवाज़ उठाते हैं कुछ अपराधी के विरुद्ध तो उनको दीवार कर दिया जाता है। उनकी आवाज़ को दबाने के लिए तरह तरह की प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है। आज प्रोफेसर ओम शंकर सर शायद 17वां दिन आज अनशन पर बैठे हुए हैं। और क्यों बैठे हैं, एक बार ऑडियंस को बता दीजिए जिनको नहीं पता होगा। मैम, हॉस्पिटल्स में बेड के लिए बैठे हुए हैं और उनको उनके पोस्ट से हटाकर दूसरे लोगों को अपॉइंट कर दिया गया। लेकिन विश्वविद्यालय के प्रशासन अभी भी उनसे ना कोई बात करने को तैयार है, ना कुछ के लिए तैयार है। अभी भी वो थोड़ा सा एक अपडेट है। कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के अध्यक्ष हैं प्रोफेसर ओम शंकर, उनको अभी उनकी सेवाओं से हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। और BHU यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है, एक पूर्व एम्स के डायरेक्टर हैं उनके नेतृत्व में, वो अब इस मामले में और बाकी जांच करेगा। अपराधियों को मैम संरक्षण दिया जा रहा है और जिन पर अपराध किया जाता है
बार बार मैं यही कह रहा हूँ, जिन पर अपराध किया जा रहा है, उनकी आवाज दबा ऐसा देते हैं। सिस्टम हो गया है कि हॉस्टलों में जिन पर अपराध किया जा रहा है, वार्डन को वही बुलाते हैं और उनकी कोई बात नहीं सुनी जाती है, उनको छोड़ दिया जाता है। वो उनको चोट लगी होती है, उनको कुछ भी होती है, कुछ नहीं किया जाता है। और जब प्रशासन के पास कल होके जाया जाता है या 2-4 दिन बाद जाया जाता है, तो गोली मार देने की धमकियां दी जाती है और तरह तरह के झूठे वादे कर कर उनको किसी तरह प्रोत्साहित कर कर यहाँ से डिवार्ड करने की धमकियां दी जाती है और अपराधियों को संरक्षण एक देने की चीज मैं कार्य क्विकली आपसे पूछना चाहती हूँ, फिर यहाँ पे आके फिर यहाँ जाएंगे। करती है। आपने कहा कि पॉलिसी पे बात होनी चाहिए, Yes, तो ma'am. मोदी सरकार की एक पॉलिसी जो आपको लगता है अच्छी है और एक पॉलिसी जो आपको लगता है बिल्कुल ही गंदी है, एज छात्र, एज अ स्टूडेंट आप? मैम कुछ पॉलिसी अच्छी है, जैसे अब मान के चले अभी जैसे नेशनल हाईवेज में हाँ। जो नितिन गडकरी जी का काम रहा, NHAI में रिक्रूटमेंट रही, 15 एम्स खुले, हाँ। उसमें रिक्रूटमेंट रही और बहुत सारे PSU में भी अच्छी रिक्रूटमेंट रही। ये आपको सही लगा? वो यस मैम, वो और सराहना क्या देना चीज होगा। आपको लगेगा कि इस पे काम कुछ अच्छा नहीं मैम हुआ? जैसे अटल जी का एक ध्येय वाक्य था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, लोकतंत्र रहना चाहिए। तो मैं यही चाहता हूं कि प्रधानमंत्री भले 400 पार करें, वो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम विपक्ष भी बैठे इस हाँ। देश में, क्योंकि विपक्ष के जब बात उठती है, विपक्ष के दावे उठते हैं, तो सरकार भी एक अच्छे तरह से कार्य करती है। आज अगर मैम जापान, चाइना, आज USA आज इतना डेवलप कर रहा है, तो क्यों इंडिया की इंडस्ट्री क्यों नहीं डेवलप कर सकती है? आज अगर रोजगार हम सरकारी मुद्दे को छोड़कर बात करें, एक जिले में 4 DM 5 DM नहीं हो सकते हैं, तो सरकार अपने स्तर से सरकारी नौकरियां उतनी नहीं दे सकती है जितनी की भारत में जनसंख्या है। हाँ। तो हम इस मुद्दे पर बात करें कि अगर आज चाइना, जापान, USA, UK अगर अपने देश में बड़ी बड़ी कंपनियों की फैक्ट्री बैठा सकता है, एप्पल, गूगल, सैमसंग वगैरह कंपनी बैठा सकता है, तो कि भारत इंडिया में में क्यों क्यों नहीं नहीं, और इंडिया में क्यों नहीं रोजगार सृजन किया जा सकता है? तो हम बड़ी बड़ी फैक्ट्री को यहाँ बैठाएं और उससे रोजगार सृजन करें। हम बस सरकारी जॉब पर हाँ। आश्रित ना रहें। निर्भर ना भरना रहे, है, ठीक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इतने जॉब्स है ही नहीं कि सरकार दे पाए, तो प्राइवेट का तो बहुत बड़ा योगदान चाहिए हमें। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार। जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़ने आते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, हमें पहले मतलब पढ़ने के बाद हम अपना एजुकेशन कहीं पे यूटिलाइज करें, उसके लिए रोजगार होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम अपना एजुकेशन का कुछ उसका उपयोग कोई नहीं कहीं नहीं कर सकते। मोदी जी सत्ता में आने से पहले बोले थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। ऐसे में तो अगर वो रोजगार देते तो आज 20 करोड़ रोजगार दे चुके होते, लेकिन अभी तक ये 20 लाख भी रोजगार नहीं दिए। तो सबसे बड़ा मुद्दा है अभी के समय में रोजगार। भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें प्राइवेट सेक्टर्स में भी रोज़गार तलाशने चाहिए, और शायद प्रधानमंत्री भी यही कहना चाह रहे हैं। लेकिन एक फ़र्क समझिएगा पढ़े लिखे और अनपढ़ में। अब एक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो वो एक बड़ी कंपनी की बात करता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री किस कंपनी की बात करते हैं? पकोड़ा तलने वाली कंपनी की। ये डिफरेंस है, मतलब एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री में और एक अनपढ़ प्रधानमंत्री में। हमारे ये जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी एक रोज़गार है। तो क्या हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसीलिए एडमिशन लिए थे कि यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद, यहाँ से PhD होने के बाद हम पकोड़ा तलने की दुकान खोलेंगे? तो ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अभी मेरा मानना है कि हमें एक पढ़े लिखे प्रधानमंत्री और अनपढ़ प्रधानमंत्री में, जैसे अगर आप रोजगार की बात करते हैं तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब नहीं आ सकते हैं एक जनसंख्या के अनुसार, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में भी हम डेवलप कब करेंगे? जब हमारा प्रतिनिधि पढ़ा लिखा होगा तब तो डेवलप करेंगे। जब हमारा प्रतिनिधि जो है वो खुद ही चाय पे डिपेंडेंट है, वो खुद ही कहता है, वो कभी विकास की बात करते ही नहीं है। वो जब से आए हैं, याद कीजिए 2014 से, वो जब से आए हैं उनका रोना, चाय, सड़क, मतलब इन्हीं चीज़ों पे है, वो निम्न स्तर पे हैं। तो मेरा मानना है, और मुझे ऐसा लगता है कि सारे छात्रों का ऐसा मानना होगा कि एक पढ़ा लिखा प्रतिनिधि मिले हमें, हमारे देश को, और जो उसके राहुल गांधी एक अच्छे विकल्प हो सकते हैं। और हालांकि इस इलेक्शन जिसको मैंने पूरा कवर किया है, देखा है, ये बहुत देश के लिए लज्जा की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ऐसे भाषण दे रहे हैं जो कहने लायक भी नहीं बची है कि मैं उसे कह पाऊँ। और शो करते हैं जैसे नारी सशक्तिकरण। नारी सशक्तिकरण की बात करें तो आप कैमरा अगल बगल घुमा कर देख सकते हैं। यहाँ पे नारी की एडुकेशन की क्या हालत बना दी गई है,
और इज्जत की तो खैर मैं बात ही नहीं करूं। उन्हीं के सत्तारूढ़ IT सेल के यहाँ पे आते हैं बलात्कारियों और उनका संरक्षण मिलती है और मध्य प्रदेश चुनाव में जाकर प्रचार करते हैं उन्हीं बीजेपी के लिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हम अभी तत्कालीन बात कर रहे हैं रोजगार के लिए, तो बोलते हैं कि हमारा जो देश है अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, लेकिन शर्म की बात है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेमोग्राफिक डिजास्टर में चेंज कर दिया गया है। सबसे मेन चीज होता है हमारे सोसाइटी का सोशलाइजेशन, लेकिन सोशलाइजेशन ऐसे किया जा रहा है कि अभी तक युवा रील्स पे निर्भर कर रहे हैं और सारे रील्स उनके IT सेल ऐसे बना के भेज रहे हैं, हमारे समाज सोशोलॉजी में एक नया टॉपिक लाकर खड़ा कर दिए हैं, कम्युनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कम्युनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, लेकिन सोसाइटी को दो चीज से मूर्ख बनाया जा रहा है, एक हमारा जातिवाद हो गया और दूसरा धर्मवाद हो गया। ये भूल रहे हैं कि हमारे संविधान हमें ये अलाउ करते हैं कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, हमें एक साथ मिलजुल कर एक साथ जाना चाहिए, तभी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। अभी ये लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरु हैं किस मामले में है? तो झूठ बोलने में, जुमलेबाजी में, बेरोजगारी में विश्व गुरु है हमारा देश। सच बताऊं तो अभी प्रधानमंत्री जी को उनका कैंडिडेचर विड्रॉ कर लेना चाहिए, क्योंकि वो यहीं जब अपना नॉमिनेशन फाइल कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि यदि मैं हिंदू मुस्लिम करूंगा तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं हूँ। तो इस हिसाब से तो उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, लेकिन समझ रहे हैं कि अभी जितनी बात वो करते हैं किसी पे। तो जब ये दो तरह की बातें करते हैं तो आप लोगों को क्या छवि बनती है उनके मन में, आप लोगों के मन में उनके लिए? अब एक शब्द आ रहा है दिमाग में, लेकिन मैं प्रयोग नहीं करूंगा। हाँ, मतलब शालीन तरीके से ही हम बात को रख पाएं। हाँ, हम मोदी जी नहीं है कि शालीन तरीके से शब्द का प्रयोग ना करें। हाँ, तो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, बाकी बयान तो एक जगह है, लेकिन ये 10 साल जो बिताए हैं मोदी जी यहाँ भारत में, लेकिन जो डेवलपमेंट है ना वो गुजरात की तरफ ही क्यों शिफ्ट हो गया है? पूरा का पूरा डेवलपमेंट गुजरात की तरफ, कुछ भी शुरू होगा गुजरात से, बड़ा से बड़ा स्टेडियम बनाना है गुजरात में बना लीजिए। ऐसा फीलिंग है लोगों में कि गुजरात को सब कुछ मिल रहा है? बिल्कुल फीलिंग है, बिल्कुल फीलिंग है, ऐसी फीलिंग है जी। मेरी तरफ से मैं यही सोचता हूँ कि कोई भी व्यक्ति हो या प्रधानमंत्री, वो क्या कहता है इस पे न जोर देते हुए हमें ये देखना चाहिए कि वो क्या करता है। राहुल गांधी का एक बयान जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ था कि एक तरफ से आलू डालो, दूसरे तरफ से सोना निकालो, और उसको इस तरीके से कहा गया कि नहीं ये पप्पू हैं, ये ऐसा तो है नहीं बिल्कुल। उनके आप योग्यता पे जाइए, उनके आप प्रतिभा पे जाइए तो बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है। वाकई जब काम पे देखेंगे तो जो मूलभूत काम हुए हैं इस सरकार में पिछले 10 सालों में वो नहीं हुए थे बाकी साल में। ऐसा नहीं कि 70 साल में ही सब कुछ बना। आज यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, DLW यहाँ, अब BLW जो वहाँ रुकते हैं, वो कांग्रेस के समय में 1956 में 23 अप्रैल में, उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय राष्ट्रपति थे, उस समय ही बना था। आपका अपना कुछ बनाया हुआ नहीं, आप इस क्षेत्र के, यहाँ के संसदीय क्षेत्र से आप सांसद हैं, लेकिन फिर भी आप आते हैं तो कांग्रेस के समय बनाए गए जो बिल्डिंग्स हैं वहीं रुकते हैं। ठीक है, आपने TFC यहाँ बड़ा लालपुर में ट्रेड फैसिलिटी सेंटर आपने खोला, वहाँ भी कुछ VIP आते हैं, रुकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि वो उस तरीके का नहीं है, पर जिस चीज़ों को हम कहें कि किसी एक चीज़ पे कोई धारणा बना लें, उसी पे किसी चीज़ को रौन दे कि नहीं यही सही है। जैसे आप अभी मैं देख रहा था, सभी मुखर रूप से ये बात सामने आई कि यहाँ की लड़कियाँ बाहर नहीं आ रही हैं। ऐसा नहीं है, आप अपनी ईमानदारी से बता दीजिएगा कि कितने प्रयास हुए आपके। मुझे भी सूचना मिली है, तो महज 1 घंटे पहले मिली है कि न्यूज़ लॉन्ड्री यहाँ आ रहे हैं और हमारे छात्रों के साथ बातचीत होगी। तो सूचना अगर आपकी नहीं पहुँचेगी तो लोग बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, हमारे पास साधन था, बाइक था, हम लोग निकल आए। हो सकता है किसी तक बात नहीं, गर्मी भी बहुत है तो शायद गर्मी, मतलब मैं तो गर्मी तो बाद में देखूंगा, पहले सूचना पहुंचनी चाहिए थी। अगर सूचना नहीं पहुंची है तो फिर हम दूसरी दलील नहीं देनी चाहिए। कुल मिला के यही है कि आप उनके काम को देखिए। बयानों पे तो बहुत बयान आते हैं, तमाम नेता बयान देते हैं, इंदिरा गांधी के समय से इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। बयानों से क्या होता है, काम देखिए। काम के बारे में बताइए, जो एक अच्छा काम आपको लगा हुआ है पिछले 10 साल में। काशी के बारे में इतना कहूँगा कि 2 उदाहरण से, डबल इंजन की सरकार आप मांग करते हैं कि क्यों होना चाहिए। हमारा जो पहचान बनारस की है, अभी भी बहुत कुछ नहीं सुधरा है, लेकिन जो बदला है जाम की स्थिति से। एक ऐसा पुल बना है जो फुलवरिया फोन लेन से आपको लहरतारा तक मिलेगा। अगर ये डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो कभी नहीं बनता। क्यों? क्योंकि आपको वहाँ सेना से ज़मीन लेनी थी, आपको रेलवे से ज़मीन लेनी थी, आपको NOC। तो ये हुआ कि नहीं, अगर दोनों जगह सरकारें नहीं होती तो नहीं बनता। तो बहुत सारे ऐसे, लेकिन कुछ चीज़ों से असहमत हो जाता हूँ जब हमारे जो बनारस की जो संस्कृति है उसके मूल तत्वों से जब छेड़छाड़ होता है। जैसे तो कहीं ना कहीं बेसिकली हमें, हमारा जो बनारस है, काशी के बारे में जितना लिखा जाए, जितना पढ़ा जाए वो कम पड़ता है। मुख्य रूप से परंपरा और संस्कृति का ये राजधानी के रूप में जानी जाती है, शिक्षा के रूप में भी। अब जो सबसे बड़ा जो प्रचार किया गया है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, वास्तव में बहुत परिवर्तन हुआ, दर्शनार्थियों को सुलभता तो जरूर हुई, लेकिन इसमें जो असुलभता आई VIP ट्रीटमेंट के जरिए, जो प्रोटोकॉल के जरिए,
वो कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में नहीं था। अब तो मैं सीधे तो नहीं कह सकता कि हाँ विंध्याचल की तरह स्थिति है यहाँ की, पैसा दीजिए तब दर्शन पाइए, लेकिन हाँ फिर भी चीज़ें टफ हुई हैं दर्शन को लेके। दर्शन सहूलियत बढ़ाई गई है, सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, पर वो उस रूप में नहीं आ पाई हैं जिस रूप में आनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, गंगा को लेके जो सफाई का कार्य होना था, बहुत सारे पैसे उसमें खर्च हुए, पर अभी भी वो मूलभूत में, लेकिन अब ये है कि किसी दिशा में काम तो होना शुरू हुआ है, धीरे धीरे बदलेगा। यूपी की राजनीति के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, चूँकि आप यूपी में आई हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में आई हैं, तो जैसे अगर आपका कोई, मान लीजिए कोई लड़का है बेलगाम हो जाए, जानवर है बेलगाम हो जाए, तो उसको ये कहे कि नहीं आप इसको बढ़िया खाना दीजिए, बढ़िया रहने की व्यवस्था करिए, तो अचानक आप नहीं करेंगे। सबसे पहले उस पर आप लगाम लगाएंगे, उसको नियंत्रण में लाएंगे, तब उसको सारी फैसिलिटीज़ आप देना शुरू पाएंगे। तो यही यूपी की सरकार के साथ यही हुआ है कि पहले यूपी जो बेलगाम स्थिति थी पुराने सरकारों में, जो लॉ एंड आतंक ऑर्डर था, से अपराध आपका था, लॉ एंड ऑर्डर से मेरा आशय है। आपने संस्कृति की बात की, बनारस के फोकस बहुत बड़ी बात की। एक बड़ी चीज़ इस समय बहुत चर्चा में है जो प्रधानमंत्री के बयान को लेकर ही है। उन्होंने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, या उन्होंने ये कहा कि बाकायदा उन्होंने इसी शब्द में कहा कि काशी जाकर मैं अविनाशी हो गया, जबकि ये सिर्फ काशी के बारे में कहा जाता था, बनारस के बारे में कहा जाता था कि एक कंटिन्यू एक सिविलाइजेशन है जो 5000 सालों से चली आ रही है। अब उस पायदान पे ले जाकर रखना, प्रधानमंत्री का कहना, आप चूंकि बहुत अंदर से बनारस को फील करके बात कह रहे थे संस्कृति की, लगता है कि एक आदमी जब अपने को खुद से इस तरह से आइडेंटिफाई कर ले, अपने को दैवीय पायदान पर रख दे, तो बुरा लगता है, अच्छा लगता है, या एक सामान्य बात है? एज अ वोटर मैं जब भी देखूंगा तो बनारस का, अगर मैं वोटर होता तो बनारस के काम को देखता। मैं जहाँ का वोटर हूँ वहाँ के प्रतिनिधि को देखूंगा। मैं अंतिम रूप से न किसी प्रधानमंत्री के चेहरे को देखूंगा, न ही किसी को मेरा प्रतिनिधि कौन सा है, उसका आचरण, उसका चरित्र, वो मेरे लिए कैसा होगा, मेरे क्षेत्र के लिए कैसा होगा, मेरे लिए प्रायोरिटी भी वही होगा। आप इसको बेसिकली एक बयानबाजी टाइप देख रहे हैं, इसमें आपको ज्यादा कुछ वो नहीं है? बयानबाजी नेताओं का काम है बयान देना, उल्टा सीधा सही। और कोई बोलना चाहेगा? हाँ जी, मैं बात करना चाहूँगा, जैसे सरकार आई है हमारी जब से, तो इसमें बेसिकली हो क्या रहा है कि मतलब जो आवाज़ उठा रहा है उनकी आवाज़ों को दबाने का काम किया जा रहा है। हम चाहे किसान आंदोलन देख लें, चाहे फीमेल वेस्लर्स जो बैठी हैं, चाहे हम छात्रों की आवाज़ देख लें। मैं युवा हूँ, यूथ हूँ, मैं युवाओं की बात कर सकता हूँ। जैसे आर का पेपर लीक हुआ, हमारा कांस्टेबल यूपी पुलिस कांस्टेबल पेपर लीक हुआ, तो उसमें हुआ ये कि जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अपनी मांगों को मांग रहे थे सरकार से, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए, उनके घरों पे पुलिस भेजी गई, उनके ऊपर ऐसे चार्जेस लगाए, गुंडा एक्ट तक उन पे लगाए गए। वो छात्र आज भी मतलब उन मुकदमों से झेल रहे हैं, कई छात्र अभी कोर्ट में भी हैं इसको लेके। और छात्रों के ऊपर बात करें तो ये सरकार कहीं ना कहीं दमन का काम कर रही है। और हम यहाँ पे देखें कि जैसे एक कारण इसका मुख्य रूप से है कि यहाँ पे छात्र संघ नहीं है। हम देखते हैं DU में छात्र संघ है, JNU में छात्र संघ, लेकिन BHU और AU जैसी जगहों पर छात्र संघ नहीं है। जब तक यहाँ छात्र संघ हुआ तब तक छात्रों की चली, छात्र अच्छे समय पढ़ाई की हैं, हर चीज़ सही समय से हुआ। लेकिन जैसे यहाँ से छात्र संघ हटा, उस प्रकार जैसे यहाँ के विश्वविद्यालय के तो तानाशाही रवैया छात्रों के ऊपर और थोपते गए ये लोग, और उनकी आवाज़ों को दबाने का काम कर। आज आप देख ले, अगर कोई यहाँ पर छात्र अपनी आवाज़ उठाता है, किसी भी छोटे मुद्दे को भी उठाता है, 2 दिन बैठा छात्र, तीसरे दिन उस पर FIR ना हो जाए लंका पे, तो आप जाके देख लीजिए। चौथे दिन उस पर कहीं और FIR ना हो जाए, जाके देख लीजिए। अगर आप ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा नहीं हटेंगे, मानेंगे, आपको यूनिवर्सिटी से डिबार्ट कर दिया जाएगा। आपके घर पे अगर आप उस पर बोलेंगे तो आपके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स का फ्रीडम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू सब उठा रहे हैं। और मुझे एक चीज़ लगती है कि सब PhD स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ पे, मतलब अडल्ट्स हैं पूरे। और अगर आप लोग अपना संगठन नहीं बनाए तो कौन बनाएगा? क्योंकि आप पढ़े लिखे हैं, आप पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझते हैं, और एक कहीं ना कहीं स्टेट का ये थिंकिंग हो सकता है कि ये नादान है, पॉलिटिक्स ना करे या जो भी है। लेकिन मुझे लगता है सबसे रिस्पॉन्सिबल तो आप लोग ही होंगे पॉलिटिक्स करने के लिए। जी हाँ। तो जो स्टूडेंट्स से बात करें तो कुछ स्टूडेंट्स के अंदर भी आ गया है, जैसे कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, उनको अपने संगठन बना दे रही हैं, तो स्टूडेंट्स के अंदर भी कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स आ जा रहा है कि भाई हम इस पार्टी से जुड़े हैं, चाहे इस पार्टी के लिए हैं। तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स भी चाह नहीं रहे हैं कि मतलब उस चीज़ पे हम खुल के आए हैं, खुल के बोले। जो यहाँ पे सरकार है जिस BJP गवर्नमेंट की, उनके जो लीडर्स मतलब जो लीड करते हैं यूनिवर्सिटी में, जो भी उनके यूनिट है स्टूडेंट विंग, तो अभी कहीं ना कहीं इस पर अपनी चुप्पी साधे हुई है। वो खुद नहीं चाहती कि छात्र संघ यहाँ पे आए। जब छात्र संघ की बात आती है तो पीछे हट जाती है। अगर कोई धरना करे, धरने पे बैठे, अगर वो धरने पे बैठती हैं युवाओं के लिए, मतलब छात्रों के लिए, तो कहीं उनके सीनियर फ़ोन कर देते हैं कि नहीं आप लोग उठ जाइए, वहाँ पर क्यों बैठे हैं। तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी नहीं चाहती कि यहाँ पे छात्र संघ आए, और ये लोग स्टूडेंट विंग भी नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो। हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पे फिर एक हो जाता है, वो पार्टी स्पोक्सपर्सन ही बन के रह जाते हैं, बजाय कि न्यूट्रली मुद्दे उठाएं। So many of you have like talked about employment, student politics, all good.
one thing that concerns me as I'm coming from Guwahati is the situation of pollution and climate. In recent time, I have seen for first time in Guwahati temperature cross 40 degrees Celsius in a place which is highly humid region. In the rankings of air pollution, Guwahati is the second most polluted city in country in the world. And we दिल्ली have के पीछे होगा but no, I'm not sure, but it's second in the world I mean I think and second in country. Both are same thing. maybe I From think top Delhi 10, would be- 9 cities are from India itself, yeah pollution which is a very concerning thing. We have seen many campaigns across this country regarding cleaning rivers in Ganga, in many rivers, but we have seen situations not improve. yeah Recently, I was watching a report, I guess from Samdish, a report regarding the situation of rivers in Western UP. Bagpat Yeah, it was so bad. People are Hindon, I think. हाँ Yeah. Indian river वो काफी It is very common in Western UP due to many factories, many regulations not being followed, which is very basic. Very basic कि हमारा existence is at stake. If हाँ. पानी हवा साफ नहीं रहेगी तो हम कैसे जिएंगे? फिर एम्प्लॉयमेंट पॉलिटिक्स वो बहुत वो सब बाद में आती है. बात की बात बहुत बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं. जीने की जो चीजें Yes. हैं बुनियाद दिल्ली में very 48 डिग्री हो चुकी है. राजस्थान is crossed 50 degrees. So how will people survive? And we have seen a cyclone is approaching from the west coast, if I'm not wrong, which has made situation very worse. So वो point कोई बोलते नहीं है. Even if it's the parties are very convinced that if they don't mention those words, they won't have any disadvantage. हाँ. Even in their manifestos, गलती से एक पेज 1 paragraph हार्डली वो लिख देंगे. तो उस पर लोग भी उतना बोलते नहीं है और पार्टीज भी इसको ना कैपिटलाइज नहीं करते, विच इज आई थिंक इज अ वेरी बिग इश्यूज एंड जिसको वो देखना चाहिए. Also, one more thing, as I'm from Guwahati, I've said, a lot of construction is happening. Construction is so much that at this point we are questioning ki, do we even need those bridges? For example, in an area in Guwahati, there was a footbridge to cross the road. एक footbridge बना था सरकार ने. Now, उसी एरिया में बाद में they made a flyover. उस flyover को बनाने के लिए they had to break that footbridge. So question comes, तो उस footbridge का purpose क्या रहा? आपने इतना टाइम दिया, So a lot, mindless construction yes, and a bad lot of city planning traffic is issues it? happen. जिस एरिया में हुआ था वो गुवाहाटी के, it was a very crucial area for the city. जो लोग गुवाहाटी से बाहर दूसरे टाउन्स में जाते हैं उनके लिए it's a very important point. बहुत 2-3 साल तक वो आई थिंक हाफ बंद था, लोग जा नहीं पा रहे थे, ट्रैफिक बहुत था, 2-3 घंटा उसमें वेस्ट होता है. So it raises some questions and I wish that politicians and all the people raise it regarding pollution, convenience and the concept of construction. you have raised it so thank you for that. भाई ने इन्वायरमेंट के बारे में कहा, तो अब हम बात बीएचयू की भी कर लेते हैं. जब महामना जी संकल्पित हुए थे और बीएचयू की नींव रखी थी, तो महामना जी का कहना था कि आधे जगहों पे पेड़ पौधे रहेंगे और आधे जगह पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होंगे. हमारी तानाशाही बीएचयू प्रशासन अपना महामना की बातों को भूल कर महामना को कही कि ये तो फालतू का कुछ बोले थे या जो भी किए थे. अब जो है 33% जो है पेड़ पौधे रहेंगे और बाकी पेड़ पौधे को काट कर और मार्केट में सेल कर दिया जाए, बेच लिया जाए और उस पे जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए. आरटीआई की रिपोर्ट है कि पिछले 4 से 5 सालों में 100 से अधिक इस कैंपस में चोरी की घटनाएं हुई. वो चोरी की घटनाएं कोई छोटी नहीं थी. वो चोरी की घटनाएं साइबर लाइब्रेरी के करोड़ों रुपए के तार थे, करोड़ों रुपए के पेड़ थे, करोड़ों रुपए के अलग अलग संसाधन थे. इवन 16 करोड़ से अधिक इस प्रोक्योर बोर्ड का बजट है. 400 से अधिक गार्ड है यहाँ पे. 7 से अधिक जो है हमें लगता है कि एडवाइजर आ गए हैं अब कर्नल टाइप के. और स्थिति ऐसी है कि अगर एक छात्र अपना कुर्सी भी लेके बाहर जाए ना, कर्नल टाइप के मतलब क्या, सिक्योरिटी मतलब आर्मी के लोगों को उसमें इन्वॉल्व किया बिल्कुल गया? वो इंगेज अब कर रहे हैं एडवाइजर के नाम पे. तो अगर आप एक छात्र के तौर पे कुर्सी भी बाहर ले जाएंगे ना, तो उसके लिए प्रोक्योर बोर्ड से परमिशन चाहिए होता है कि आप बाहर ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे. लेकिन बताइए कि कितना दुख का विषय हम सब के लिए कि ट्रक से भर के यहाँ से पेड़ चोरी करके ले जाया गया. यहाँ जो तांबे की तार थी जो करोड़ रुपए की, उसे चोरी करके ले गया. इस तरह के बहुत सारी घटनाएं हुई. इवन छात्र जो है अब चोरी की घटनाएं पकड़ने लगे हैं. हम लोग शाम में जब चाय पीने के लिए जा रहे थे तो हमने देखा कि एक ट्रैक्टर जो बीएचयू का पशुपालन विभाग का ट्रैक्टर था, उस ट्रैक्टर पे सरिया और अल्मुनियम लदी थी और उस पे गोबर भर के ले जाया जा रहा था. फिर पता चला कि इसमें तो वो लोग इन्वॉल्व है जो सुरक्षा दे रहे हैं, जो कहते हैं सुरक्षा का मैं सबसे बड़ा अधिकारी हूँ.
और बाद में ये बात कहीं ऑन रिकॉर्ड आई है, ये कहीं कहीं खबर छपी न्यूज़पेपर है? में आई है? बिल्कुल उस ठेकेदार ने पहले कहा, मेरे पास वीडियो है मैं दिखा सकता हूँ, कि इन्हीं लोगों ने यहाँ से ले जाया, या जयसिंह नाम का कोई यहाँ पे कर्मचारी था, वही पास आउट करा रहा था। तो यहाँ जो बीएचयू में फीस वृद्धि हो रही है हाँ। और हमारा जो ट्राइबल कम्युनिटी का जो इनकम होता है सालाना 35,000 रहता है, तो यहाँ की जो रहने की फीस है और मेस की फीस है, तो यहाँ बच्चे नहीं आते पढ़ने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यहाँ फीस ज़्यादा होती है। और यहाँ परसेंटेज देखें लड़कियों का तो 10% भी नहीं है ट्राइबल महिला यहाँ। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो आदिवासी महिला है वो भी यहाँ आए गर्ल्स पढ़ने, क्योंकि हम भी ऐसा जो 2014 के बाद ऐसा हो रहा है कि हमारे आदिवासियों के लिए मोदी जी ने कुछ नहीं किया, कि हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम भी इस देश के यानी एक हिस्सा है। हाँ। मोदी जी ने हमें पूरा अलग ही कर दिया है, हमें वनवासी कहते हैं, हम तो आदिवासी इस देश के मूल मालक है। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी पढ़े, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में जो पढ़े। प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू, वो एक मैसेजिंग था सेंटर की तरफ से काफी कि हम आप लोगों को रिकग्नाइज करते हैं, हम आपको एक पद दे रहे हैं, सबसे श्रेष्ठ पद, उसको आप कैसे देखते हैं? वो सिर्फ एक पद दिया है उनको, और उनके वो सिर्फ पद दिया है और सब काम है वो मोदी जी संभाल रहे हैं। और बोलते हैं कि जिस भी इलाका में आदिवासी लोग रहते हैं वहाँ जाएंगे, बोलेंगे कि हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन एक बार भी जब मणिपुर में घटना हुई हमारे आदिवासी महिला के साथ, जो निर्वस्त्र करके परेड कराया गया जहाँ, हाँ। तो मोदी जी उस पे एक भी सवाल मुझे उठाया नहीं, बातचीत नहीं की। वहाँ मणिपुर ने अगले दिन उन्होंने पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन वो गए नहीं, लेकिन हाँ, पार्लियामेंट में गए उन्होंने नहीं, बोला था कि ये बहुत तो हम यही चाहते हैं कि हम मोदी जी हमारे आदिवासी लिए क्या कर रहे हैं, यही हमारा मुद्दा रहेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी के अंधभक्त है, कहते हैं जो राम को लाए हैं वो हम उन्हीं के लाएंगे, लेकिन हम भी कहते हैं जो युवा के रोजगार लाएगा, महिला की बात करेगा, युवा की न्याय लाएगा और किसानों की बात करेगा, हम भी उन्हीं को लाएंगे। तो जो मेरे विषय महिलाओं की दशा को लेकर हैं। अभी हाल ही में एनसीआरबी का डेटा आया था, तो उसमें 2014 के आसपास जो है वह क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है लगभग 3.5 लाख केस थे मैम, और वो अभी 2024 में लगभग 4.5 लाख से लेकर के 5 लाख तक पहुंच गए हैं। जिस डेटा को लगभग मान लीजिए 2% से 4% से घटना चाहिए था, वो लगभग 35 से 36% बढ़ गया है। मोदी जी महिलाओं के बारे में बहुत बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बात करते हैं, लेकिन दशा ये है कि आज 80 से लेकर के 90 महिलाओं के साथ रोज़ रेप होता है या फिर गैंग रेप होता है, और लगभग 40 से 50 FIR जो है महिलाओं को लेकर रोज़ दर्ज की जाती हैं। आज हमारी इस यूनिवर्सिटी में ये हालात हैं कि लगभग सारे जो वुमेंस गर्ल्स हॉस्टल मैम हैं, वो लगभग 9 या 10 के बीच बंद हो जाते हैं शाम को। यहाँ बंद होने का कारण है कि एक समूह के लोग, मैं ये इस बात को बहुत मजबूती से कह रहा हूँ कि एक समूह के लोग, आप अगर इस बात को से एग्री नहीं करते, कोई भाई एग्री नहीं करते हैं, तो निकले यहाँ शाम 8-10 बजे के बाद रात में और कैंपस का एक चक्कर लगाएं। और कौन लोग पाए जाते हैं, कौन लोग होते हैं जो नशे में हर रात 10 बजे 11 बजे के बाद कैंपस में चक्कर लगाते हैं और लड़कियों के साथ छेड़खानी करते हैं? वो कौन लोग होते हैं? आपने जैसा कि बात किया भाई ने कि सितंबर अक्टूबर के आसपास जो IIT की घटना घटी, उस घटना में क्या हुआ, कौन लोग पाए गए थे? IT सेल के लोग थे। बाकी जितने भी छात्र संगठन या फिर जो इंडिपेंडेंट छात्र भी थे, वो यही लंका गेट पे धरना कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। जब उनके आंदोलन को कौन डिस्टर्ब करने गया? इनके बगल बच्चा पार्टी कह दीजिए या इनका जो छोटा छात्र संगठन कह दीजिए, ये जानबूझकर क्यों गए वहाँ पे इंटरप्ट करने? उन्हें इंटरप्ट करने के बाद इनकी बगल बच्चा पार्टी जो है, जो इस कैंपस में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, क्योंकि अभी सत्ता में है, इन्हें जो मन में आता है वो करते हैं ये, तो वो जाते हैं और वो वैसे छात्रों पे जो कि उस बच्ची के लिए धरने पे बैठे थे, उन पे SC ST जैसे एक्ट जैसे मुकदमे करवाते हैं, और 354B उल्टे छेड़खानी का मुकदमा 8 धाराओं में मुकदमे उन 18 लोगों पर कराया जाता है जो कि उस प्रोटेस्ट में बैठे थे। कौन कराता है ये? तो ये इसके पीछे सारे सत्ता की खेल है, ये पूर्ण रूप से सत्ता का दुरुपयोग है। कुल मिला के यही कहना है कि हम किसी भी चीज़ पे जो एक धारणा बना लेते हैं, जैसे अभी बात हो रही थी छात्रों की, कि छात्रों के ऊपर मुकदमा हो जाता है, छात्रों की हो जाता है, BHU के छात्र ऐसे, BHU के छात्र वैसे, बाहर भी यही छवि चली जाती है कि अगर एक घटना हो जाए तो कि BHU ऐसा है, BHU ऐसा है। दरअसल होता नहीं है ऐसा।
बीएचयू की अगर संख्या माना अगर 30,000 छात्र हैं यहाँ, तो ऐसे कितने छात्र हैं जो इन सब गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी संख्या कितनी है? 2, 4, 8, 10 ऐसे लोग हैं जो बराबर इस तरीके के कृत्य करते हैं और पूरी छवि बीएचयू के छात्रों की बनती है। रही बात लड़कियों की, अभी स्वतंत्रता की बात हो रही थी, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, या प्रोक्टोरियल बोर्ड की बात हो, यहाँ की सुरक्षा की बात हो, तो बीएचयू की सुरक्षा के सामने बहुत चुनौतियाँ हैं। आप अगर बीएचयू क्लोज कैंपस होता तो एक बार को ये होता कि हाँ, यहाँ की सुरक्षा जो जिम्मेदारी है नहीं निभा पा रहे। अभी यहाँ इतनी जो इसकी जो कमियां हैं कहाँ कि एक ओपन कैंपस होने के नाते हॉस्पिटल है, विश्वनाथ मंदिर है, परिसर में है, तो बाउंड्री के बाहर जितने अगल बगल के गांव हैं, शहरी क्षेत्र हैं, या जो लोग भी आते हैं, दर्शनार्थी आ गए, हॉस्पिटल वाले आ गए, तो बीएचयू के इस छोर से अगर कोई हॉस्पिटल आ जाता है तो जो हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है तो परिवार का जो सदस्य हो जाता है मंदिर में विनती करता है, या दर्शन ठीक हो गया, इलाज बढ़िया हो गया, चलो दर्शन करके तब जाएं। तो ये तो एक बीच सेंटर्ड में वहाँ आपका विश्वनाथ जी का मंदिर है, बिरला टेम्पल, और दूसरा यहाँ हॉस्पिटल। तो आप सिर्फ यहाँ पे जो जिन लोगों का नाम लिया गया कि आईआईटी में जो घटना हुई इसके लिए 3 जिम्मेदार थे, वो छात्र नहीं थे बीएचयू के, बाहरी थे। तो बाहरियों से बीएचयू को बचाना एक बड़ी चुनौती है। रही बात यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी जो प्रोक्टोरियल बोर्ड पे है, इन पे है, इनके पास दायित्व तो है, शक्तियाँ नहीं है। अगर किसी गार्ड को यहाँ बैठे किसी व्यक्ति ने जो थोड़ा मनबड़ है, मैं नहीं कह रहा हूँ यहाँ कोई होगा जरूर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर अगर कोई ऐसा है जो मनबड़ है, गार्ड को मार दे, पीट दे, गार्ड के ऊपर ही मुकदमा कर दे, वो लड़ाई व्यक्तिगत गार्ड अपने कोर्ट में जाएगा, खुद लड़ेगा, उसकी सुरक्षा कोई नहीं करने आएगा। तो कहीं ना कहीं गार्ड्स भी बचते हैं कि हम समूह में रहें तब तो हम कुछ कर पाए, अकेले हम कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात कि यहाँ कोई धरना दे रहा है, कुछ कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि छात्र ही गलत है, छात्रों की मांग यहाँ नहीं मानी जाती। कई बार ऐसा होता है कि भाई ऊपर बैठे हैं अधिकारी, चाहे सेंट्रल ऑफिस में नियम बना दिए, क्लॉज बना दिए, बैठे बैठे हाँ ये विश्वविद्यालय का हित कहाँ से होगा, छात्रों का हित कहाँ से होगा, ये नहीं सोच में आता ना। तो छात्रों का हित कहाँ से होगा, इसके लिए छात्र संगठन चाहिए या छात्रों का प्रतिनिधित्व चाहिए, ये नहीं है यहाँ। विश्वविद्यालय का अपना एक लीगल सेल है जो लॉ ऑफिसर चलाते हैं। किसी भी प्रकार की किसी कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार होता है तो यहाँ का लीगल सेल जो है अपने पैसे से जो है हाई कोर्ट तक की केस लड़ता है। हमारे पास एग्जाम्पल है, रोहिना सिंह पे मर्डर के चार्जर लगे, जो समय चीफ डॉक्टर थी, और उसको जो है विश्वविद्यालय प्रशासन ने लाखों रुपए के वकील हायर करके इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसको लड़ा। प्रोफेसर के लिए तो लड़ सकता है, लेकिन गार्ड के लिए कौन लड़ेगा? गार्ड स्टाफ चाहे जो भी हो, उसके लिए विश्वविद्यालय का लीगल सेल है, लॉ ऑफिसर है और वो लड़ता है। ठीक बात। क्या उसे कोर्ट में नहीं जाना होगा? नॉन बेलेबल वारंट जारी हुआ था रोहिना सिंह के खिलाफ, क्योंकि कोर्ट में नहीं पहुंच पाई थी। मैं उस चीजों को कह रहा हूँ कि जाना उनको खुद है, लड़ना उनको खुद है। कोर्ट उनके लिए जो वकील है, पैसा मिल जाए, उनको पैसा ना भी मिले तो भी लड़ लेंगे, उनको सहूलियत मिल जाती है, सुविधाएं मिल जाती हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो यहाँ सबने उठाया, जिसपे सब अग्री कर रहे हैं कि एक रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए स्टूडेंट्स की, और ये नहीं है यहाँ पे न्यूट्रल वे में जो छात्रों की बातें उठा सके, तो ये एक बहुत इशू सबने बोला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शो। काफ़ी सारे मुद्दे निकल के आए हैं। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दैट। ये हमारी यूनिवर्सिटी सीरीज का लास्ट शो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द शोज। आई थिंक यूनिवर्सिटी सीरीज बहुत लोगों को पसंद आई है, क्योंकि बेस्ट चीज़ होती है छात्रों से बात करने में कि वो अपने मुद्दे अभी भी रखते हैं विदाउट टू मच पोलिटिसाइजेशन। चाहे आप किसी को पार्टी को सपोर्ट करें ना करें, लेकिन अपने मुद्दे बाहर जो आपको कंसर्न करते हैं वो आप एक न्यूट्रल वे में रख पाते हैं, तो हमेशा रिफ्रेशिंग होता है स्टूडेंट्स को सुनना। इस पूरे जो हमारी यात्रा थी पिछले 2 महीनों की इलेक्शन के दौरान, इसको हम 4 तारीख को जब नतीजे आएंगे उस दिन समाप्त होगा हमारा फाइनल न्यूज़ लॉन्ड्री द न्यूज़ मिनट का ये पूरा इलेक्शन का सफ़र। उस दिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फाइनल जो रिजल्ट होगा उसके बारे में एनालिसिस मिलेगी, और बहुत विस्तार से, बहुत व्यापक रूप से उसको कवर करने की हमारी योजना है। तो 4 तारीख को आप हमारे तमाम जो यूट्यूब चैनल है, न्यूज़ लॉन्ड्री हिंदी, न्यूज़ लॉन्ड्री का अंग्रेज़ी का यूट्यूब चैनल प्लस द न्यूज़ मिनट का, उन सब जगहों पर आप हमारे रिजल्ट को देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज रिमेंबर, न्यूज़ लॉन्ड्री की सारी कवरेज बिल्कुल एड फ्री है, ना हम कॉर्पोरेशन से ऐड लेते हैं ना गवर्नमेंट से। इट्स अ कम्प्लीटली एड फ्री न्यूज़ मॉडल supported by you people who subscribed. So do remember to subscribe to newslaundry.com. Stay with us for the election results. Thank you. This election season, your right to choose puts you at the heart of it again. We'd like to be your eyes and ears. Choose the journalism and media that serves democracy and you. Simply head on to newslaundry.com/subscription and pick up the TNM NL joint subscription of your choice today.